हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे अपना मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें डायमेंशन के बारे में जानना होगा। हमने जब 1D स्टार्ट किया था मोशन इन 1D, तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक डायमेंशन थी, मतलब सिर्फ एक लाइन था और हम ओरिजिन पे खड़े हो जाते थे और एक साइड 1 2 3 4, एक साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर चलता था और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर चलता था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था कि अगर हम एक साइड जा रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव टाइप से डायरेक्शन लिख लेते थे और दूसरी साइड पे नेगेटिव साइड से डायरेक्शन लिख लिया करते थे। तो ये हमारे 1D में होता है। 1D में सारे डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव से दे दिए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जब प्लेन की, तो प्लेन हमारे पास जो होता है वो 2 डायमेंशन से मिलकर बनता है। 2 डायमेंशन इज इक्वल टू प्लेन एंड 3 डायमेंशन इज इक्वल टू स्पेस। तो हमें तो बात करनी है सिर्फ मोशन इन प्लेन की, जहाँ पे 2 डायमेंशन होंगे। तो पहले हम कुछ चीज़ें याद कर ले कि हमारे पास टोटल डायमेंशन कितने होते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 डायमेंशन हो सकते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, वो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। तो ये 3 डायमेंशन हमारे पास हो सकते हैं। तो हम 1D में किसी भी एक डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं, इधर एक्स और वाई और जेड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बात है 2D में हम जब बात करेंगे तो हम कोई 2 डायमेंशन ले सकते हैं। तो 2 डायमेंशन कैसे लेते हैं? तो जनरली हमारे लेने का तरीका है कि हम भाई ग्राउंड पे जो 4 डायरेक्शन है उनको हम ये ले लेते हैं, चारों डायरेक्शन जो ग्राउंड पे मौजूद है, जैसे ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो ये हमारे पास 4 डायरेक्शन, दो एक्सेस और 4 डायरेक्शन हमने यहाँ पे कवर किए। या हम इन्हीं 2 एक्सेस को ऐसे भी ले सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, वर्टिकल आसमान की तरफ, हॉरिजॉन्टल ज़मीन की तरफ। अब ज़मीन की तरफ वाला कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है, ईस्ट वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ साउथ हो सकता है, इवन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये भी ले सकते हैं। तो बस ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ज़मीन के अलॉन्ग, ठीक है, अलॉन्ग लैंड, ठीक है, अलॉन्ग लैंड एंड वर्टिकल अलॉन्ग स्काई। ओके, और ये हमारे ग्राउंड के 4 डायरेक्शन, तो हमारे ग्राउंड के 4 डायरेक्शन यूज़ होते हैं। तो ये प्लेन करने के तरीके होंगे। तो इन 2 एक्सेस में हम कोई सा भी 2 एक्सेस लेके अपने मोशन को देखेंगे कि कैसे कैसे है। अगर कोई बंदा ज़मीन पे चल रहा है तो वो क्या होगा, वो इन 4 डायरेक्शन का यूज़ करेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके, और अगर कोई बॉल हम फेंकते हैं आसमान की तरफ तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यूज़ करेगा। तो इन्हीं दोनों का काम होना है हमारे पास। ओके, अब हम थोड़ा और चलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन के लिए सिर्फ हमें पॉजिटिव नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी ध्यान देना है। अब जो मेन थिंग है हमारे पास, जो वापस से फिज़िकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हमने बात की थी जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो हमारे पास 2 टाइप की हो सकती है। एक स्केलर हो सकती है जिसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड बाय मैग्नीट्यूड, इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। इन्फॉर्मेशन किससे कंप्लीट हो गई, सिर्फ मैग्नीट्यूड से। और दूसरी एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जो होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से। इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो होंगे वो स्केलर वेक्टर। जैसे एक कहानी सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। जैसे मान लो सपोज करो कि एक बंदा है हमारे पास, रामू। मैंने रामू को कहा कि भाई जाओ यहाँ से दूर पे एक दुकान है, 3 किलोमीटर दूर एक दुकान है, ठीक है, वहाँ से आपको 1/2 किलोग्राम शुगर लेके आना, चीनी लेके आनी है, ठीक है, और इसको आप आधे घंटे में ले आना। तो भाई ये रामू गया, 3 किलोमीटर दूर गया और उसको कोई दुकान नहीं मिला। तो हो सकता है एरर का उसने ध्यान रख के बोला कि 3 किलोमीटर नहीं, थोड़ा और आगे चल लेते हैं। तो वो 3 किलोमीटर जाने के बाद भी क्या कहते हैं, और थोड़ा सा और आगे गया लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तो उसने किसी और पास में पान वाले अंकल से मान लो पूछ लिया कि भाई अंकल ये परचून की दुकान कहाँ है जहाँ पे मुझे चीनी मिल जाएगी। तो अंकल ने बोला कि भाई अगले तीसरी गली से लेफ़्ट ले लेना, वहाँ पे एक खंबा होगा, खंबे से 3 घर छोड़ के देखना, तो वहाँ पे एक दुकान होगा, उससे ले लेना। तो वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे उसको दुकान मिल जाती है, वहाँ से वो आधा किलो चीनी लेके आ जाता है और आके मुझे कहता है कि सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी इसमें आपका इन्फॉर्मेशन गलत था, क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद कोई दुकान नहीं थी। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है यार, मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, मैं कैसे गलत दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं उसको लेके जाता हूँ और मैं जाते ही इसको इधर लेके जाने लगता हूँ, क्योंकि रामू इधर गया था, मैं इधर जाने लगता हूँ।
तो रामू कहता है कि सर मैं तो इस साइड गया था। तो मैंने कहा कि फिर मुझे गलत कैसे कह सकते हो, मुझे तुम ये कहो कि आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी थी, कि आपने डायरेक्शन नहीं दिया। तो डायरेक्शन तो मैंने यहाँ भी नहीं थी, डायरेक्शन यहाँ भी नहीं दी थी, यहीं मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो मतलब पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मुझे इन्फॉर्मेशन बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी देना और साथ साथ डायरेक्शन भी देना। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जैसे मास, टाइम, इनके लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी बेस पे हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी बनती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये बात हम याद रखेंगे। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, हम यहाँ पे एक सुपर नोट लिखेंगे। भाई एक बात याद रखना, अपनी ज़िंदगी में सुपर नोट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। सुपर नोट ये है कि द नॉलेज you have gained, the knowledge you have gained till 10th is only applicable for scalar quantity। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेना भाई कि आपने जो भी नॉलेज ली अभी 10 तक, वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी पे काम करेगी। ओके, और ये बात जनरली मैं मानता हूँ कि आप लोग जस्ट 10 से आए हो 11th करने के लिए, और या फिर जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो एकदम फिज़िक्स में खाली है, तो मैं उनका फिज़िक्स अच्छा करना चाहता हूँ। तो ये बात इतना याद रख लेना कि 10 तक की जो भी नॉलेज है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के काम करेगी। ओके, टू डील विद वेक्टर quantity, you have to learn how to deal with vector in the beginning of क्लास 11th। ये बात अच्छे से याद रख लो भाई। वेक्टर क्वांटिटी से कैसे डील करनी है ये आपको क्लास 11th के बिगनिंग में ही आ जानी चाहिए। ठीक है, जो क्लास 11th में अभी आए हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई वो अभी ही सीख लेंगे। लेकिन जो रिपीटर हैं या जो आगे निकल चुके हैं और उनको लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं सीखा, तो यहाँ पे सीख लो, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम पूरी बात करेंगे आज के लेक्चर में वेक्टर्स पे। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड होगा वेक्टर्स पे। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सिंबलाइजेशन ऑफ वेक्टर कर लेते हैं। सिंबलाइजेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम सिंबल कैसे देंगे। ओके, तो अब वेक्टर को सिंबल देने की बात करते हैं, और जरा मैं इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर लूँ। ओके, तो सिंबल देने के वेक्टर को बात करते हैं। तो वेक्टर के पास क्या चीज़ है, वेक्टर एक कंप्लीट वेक्टर है। जैसे सपोज कर लो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो भाई फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे ये बार बार लिखना ना पड़े, तो मैंने क्या कर रखा है भाई कि सामने वाले को पता चल जाए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए हमने सिंबल का यूज़ करते हैं। और सिंबल का यूज़ कैसे करना है, जस्ट बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है कि जस्ट पुट एन एरो ऑन द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी का सिंबल हो उसके ऊपर क्या लगा देना भाई, एक उड़ता हुआ तीर लगा देना, तो वो उससे वेक्टर बन जाएगा। जैसे मान लो कि जैसे फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का सिंबल F, इसके ऊपर तुमने एरो लगा दिया, तो ये सबको क्लियर हो गया कि भाई ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब जब भी मुझे इसके बारे में बात करनी होगी तो मुझे इस पर मैग्नीट्यूड भी बताना होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी बताना होगा। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 4 क्वांटिटी बनाता हूँ, A B C D, और इसमें से एक वेक्टर है, तो तुम पता कर सकते हो कि कौन सा वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, जिसने अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर ले रखा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब तुमने कभी कभी देखा होता है किसी इंसान को भी उड़ता हुआ तीर लेने की आदत होती है, तो ये जैसे इसके ऊपर उड़ता हुआ तीर है, मतलब जस्ट ये क्या बात है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको अब डायरेक्शन भी चाहिए होगी, इसको अगर इसका पता बताना है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। तो भाई अब किसी को भी वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर उड़ता हुआ तीर लगा दो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो दिस इज जस्ट अ सिंबल ऑफ कंप्लीट वेक्टर। सो सपोज A इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, A इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो A अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका सिंबल हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, A वेक्टर। ओके, एंड अब इसकी बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का जो सिंबल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर,
तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज़ लाइक दिस, कि वेक्टर के आगे पीछे 2 डंडे लगा दोगे कि साइन के आने की कोई जगह नहीं बची, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिर्फ हमारे पास। ओके, और यूनिट वेक्टर जो होता है हमारे पास, ओके, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये हमारे पास होगा, इसका हमें दूसरा नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, और इसको हम उड़ते हुए तीर से नहीं, इसको टोपी बना दो, किसी भी सिंबल को अगर तुम टोपी बना दोगे तो वो उसकी डायरेक्शन बताने लगेगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कैप। ओके, तो ये ए कैप इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो कंप्लीट वेक्टर अगर मुझे लिखना होगा तो कंप्लीट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बाई और साथ में उसका टोपी पहना हुआ डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारे पास कोई वेक्टर लिखने का तरीका होता है। दिस इज़ कंप्लीट वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर, this is magnitude and this is direction। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है। अब जैसे ये सब चीज़ हमारे पास हमने लिख ली कि एक वेक्टर के बारे में हमने सिंबल तो दे दिया, अब हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो यहाँ पे भाई रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं होता कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। आधे तो हम इसी बात पे कंफ्यूज हो रहेंगे पूरे 11th-12th में, इसलिए यहीं पे क्लियर कर लेना, आगे जाके कोई टेंशन होने वाली ही नहीं है। ओके, तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है जो रिप्रेजेंट करने का, वो हमारे पास इसके 3 तरीके हैं। एक है अलजेब्रिकली, सेकेंड वन इज़ ग्राफिकली, ओके, एंड थर्ड वन इज़ यूनिट वेक्टर मेथड। ओके, ये 3 तरीके से आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो आज मेनली हम इन तीनों को ही सीखेंगे और देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला शुरू करते हैं अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली जनरली क्वेश्चन में ही यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिकली मेथड से ही दिया होगा, अलजेब्रिकली। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि कैसे डिफाइन किया जाता है। ऐसे सपोज कर लो, आई हैव अ स्पीड वेलोसिटी वेक्टर, इट इज़ सेइंग वेलोसिटी वेक्टर इज़ 5 मीटर पर सेकेंड in east। Okay, so this is velocity vector. The first example is so whenever this kind of representation is given, it is algebraic representation, and most of the time in question this type of representation is given and you have to convert it into graphically or in a unit vector method. Now the next one is first one is velocity vector, other one is, let's suppose the force vector is 10√2 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये हमने दे दिया। थर्ड हम ले लेते एक बार, और ये थर्ड जो हमने लिया है वो लिया है, मान लो सपोज करो कि पोजीशन वेक्टर ले लिया, किसी की पोजीशन वेक्टर, और ये है 8 मीटर इन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, ये ऐसा हमने ले लिया। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद हम इसका यहाँ पे ना वो लिख लेते हैं कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और इसका डायरेक्शन क्या है। तो वेलोसिटी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी डायरेक्शन है वी कैप, वो क्या है, ईस्ट की है। ओके, अब हमने अगर ये लिख दिया, मान लो कि फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर लिख रहा हूँ मैं, तो ये कितना होगा, 10√2 न्यूटन, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ कैप की जगह क्या लिख दिया मैंने, नॉर्थ ईस्ट, एंड रेडियस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो है 8 मीटर, एंड जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा, इससे एक बात याद आई कि अगर सपोज करो मैं कोई आंसर डिराइव कर रहा हूँ, करते करते मुझे फोर्स निकाला और मैंने फोर्स निकाल के ऐसा लिख दिया 5 न्यूटन, तो क्या मैंने ये सही लिखा है? नहीं भाई, मैंने सही नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ डायरेक्शन नहीं दिया। जब मैंने यहाँ पे बोला मैं फोर्स वेक्टर दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट वेक्टर, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों है, इसके साथ डायरेक्शन क्यों नहीं है? अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो हम यहाँ पे एक मोड लगा लेंगे। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसके साथ एक मोड का साइन लगा के रखते हैं। तो भाई ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भाई इसको अच्छे से सीख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि इसी से पूरा हमारे पास बोला जाए तो पूरा 11th और 12th हम इसी से काम कर रहे होंगे।
ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, एज नेम सजेस्ट इट इज़ ड्रॉन ऑन ग्राफ। तो ये ग्राफ पे ड्रॉ होगा और इसके लिए हम पिक्चर बनाएंगे। असल में एक ग्राफ नथिंग जस्ट अ पिक्चर। ओके, तो हम अगर इसके लिए पिक्चर बनाएंगे तो समझो कि कैसे पिक्चर बनाना है इसका। सपोज़ कर लो, मान लो कि हमारे पास ग्राफ है, तो सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एज आई सजेस्ट यहाँ पे जो ग्राफ के जो एक्सिस है वो हमें डायरेक्शन बता रहे होंगे, तो कोई सा भी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो मैं जनरली ग्राउंड के 4 डायरेक्शन ले लेता हूँ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सॉरी ये वेस्ट होगा हमारे पास और ये साउथ होगा। ओके, तो ये ऐसे हमने ले लिया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, और मान लो इन्हीं वेक्टर्स का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। यहाँ पे जो 3 वेक्टर्स थे तो इनको ग्राफ में, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, ये एन एरो विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर। एक एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगी किसके, रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ओके, एक एरो, तो एक एरो में क्या क्या होता है, अगर तुम एक एरो को ढंग से देखो तो एक एरो में इसकी लेंथ होती है। तो ये जो लेंथ होगी ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगी। तो जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। एंड एरो हेड, ये एरो हेड किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ये हमें डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन। तो यहाँ पे याद रखेंगे लेंथ जो है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड है, एरो हेड, ये हमें बताएगा डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे एक टेल नाम की भी चीज़ है, तो वो एरो हेड है, ये टेल कहते हैं इसको, टेल। ठीक है, ये टेल क्या बताएगा, टेल बताएगा कि किस पे ये वेक्टर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पे रहेगा। जनरली ये जो है, ये टेल जो है वो प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में याद रखना कि एक एरो ही बताएगी, और एरो हम ग्राफ पे बनाएंगे। तो सपोज़ करो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, जैसा कि मैंने पहले देखा था। वेलोसिटी वेक्टर कितना है, 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। ओके, तो अगर हमारे पास सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा एक ग्राफ, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ओके, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ओके, दिस इज ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, this is west, this is south, and we have 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो इनिशियली यहाँ पे ग्राफ पे मार्किंग होगी 1 2 3 4 5, और स्केल लिखा होगा कि भाई जिस हम ग्राफ बनाते हैं तो उस पर स्केल लिख देते हैं कि भाई एक कॉलम हमारे कितने का। तो मैंने मान लिया कि एक कॉलम 1 मीटर पर सेकेंड का, तो यहाँ से यहाँ तक का हमने ड्रॉ कर लिया और इस डायरेक्शन में कर दिया। तो भाई यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड, ताकि ये क्लियर हो जाए कि भाई ये कॉलम जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा है कि ईस्ट में है। तो भाई इस ग्राफ को देख के हम सिंपली पता कर सकते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर वेलोसिटी है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये मैंने फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर दिया हमारे पास। ओके, अब मैं अगर सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो सेकंड वाले के अब मान लो वही ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा था। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, तो ग्राफ बनाने हमें, देखो इसको मैं लाइट इसलिए कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ना हम ये ग्राफ बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि भाई इस डायरेक्शन में ये चीज़ है। तो हम बाद में जाके एक्सपीरियंस होने के बाद, अभी नहीं, जब अभी देखो अभी मैं इनिशियली में करा रहा हूँ तो इसलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। बाद में जब मेरे पास भी एक्सपीरियंस होगा तो मैं भी ग्राफ बनाना छोड़ दूँगा, तुम भी बाद में छोड़ना, अभी मत छोड़ो, अभी बनाते रहो ग्राफ साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये चीज़ लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बात है कि भाई मैं अब ड्रॉ करूँगा, क्या था भाई 10√2 इन नॉर्थ ईस्ट। तो भाई 10√2 अगर मैं निकालूँ तो ये 14 के आसपास आएगा। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड पुराने वाले अगर 5 मीटर इतना बड़ा है, ठीक है, तो मेरे पास उसकी ये वाला तो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीच में, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे एकदम बीच में होगा, और 14 का होगा, तो ये इतना बड़ा होगा। 5 अगर इतना है तो 14 को कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। ओके, और दिस इज़ 45 डिग्री ये चीज़ होगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 10√2 न्यूटन। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई ये वाला इधर की तरफ जाएगा। अब देखो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी मैं अब इस बार भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं हटाना नहीं चाह रहा हूँ, तो इतना जनरली हटा देता मैं। ठीक है, अब जो आखिरी वाला था वो पोजीशन था किसी वेक्टर की, किसी पार्टिकल की पोजीशन है। तो अब जो ओरिजिन पे होगा वो ऑब्जर्वर होगा, और जो पार्टिकल होगा वो कहीं उस पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे वापस मैं लिखता हूँ कि भाई क्या कहते हैं इसको, ये था हमारे पास ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अब उसकी पोजीशन जो है वो उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई हमें, वो तीसरा वाला वेक्टर क्या, 8 मीटर इन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ, मतलब ईस्ट पे हमें बैठ के साउथ की तरफ मुड़ना है, कितना 30 डिग्री। सो एंड द लेंथ शुड बी ऑफ 8 मीटर। तो भाई 5 से तो बड़ा होगा, लेकिन इस 10√2 से छोटा होगा। तो हम बनाते भाई,
और ये एंगल आएगा 30 ईस्ट पे हम बैठ गए और यहाँ से 30 डिग्री मूव करेंगे तो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री एंड अबाउट दिस मच। ओके, सो हेयर वी कैन राइट इट 8 मीटर। ओके, तो ये इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें क्या कहलाता है भाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लॉज ऑफ मोशन जब चैप्टर कर रहे होंगे तो उसमें हम ये बनाने का कोशिश करेंगे और ग्राफ अभी यहाँ पे बना रहे, बाद में ग्राफ बनाना बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम इतना याद रखना कि इस ओरिजिन पे असल में एक्सेस बने होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब हम अगला चलते हैं और अगले में जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, अगला रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन का नाम है यूनिट वेक्टर मेथड। यूनिट वेक्टर मेथड, यूनिट वेक्टर मेथड क्या बात है कि तुम्हें एक बात पता है कि भाई पूरे यूनिवर्स को, स्पेस को हम 3 कोऑर्डिनेट्स में बता सकते हैं, एक्स, वाई, जेड। तो इसी तरीके से हमने वेक्टर बनाया कि भाई आप एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर, तो उस डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं, एक्स एक्सिस को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, सॉरी यहाँ पे लगा दिया, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें पता है डायरेक्शन के लिए हम टोपी बना देते हैं, तो आई को टोपी बना दिया तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा। और इसी टाइप से वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को रिप्रेजेंट करेंगे जे से, और जे के ऊपर अगर मैं टोपी पहना दूँ तो ये जे का वाई एक्सिस की डायरेक्शन बनाऊंगा। सेम इसी तरह से जेड एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और के को तुम अगर टोपी बना दोगे तो ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा। तो बस सिंपल सी बात है। कभी कभी ये ऐसा भी लिखा हो सकता है कि एक्स कैप, मतलब वही है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। ये कभी ऐसा कुछ फॉरेन बुक अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें ये इस टाइप से भी लिखे जाते हैं, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। और इवन हम कैप को हैट भी बोलते हैं, तो एक्स हैट, वाई हैट, जेड हैट भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि ये हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन बता रहे हैं। अब मान लो, सपोज़ करो कि भाई किसी एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 4, 5। ओके, तो मुझे इसका वेक्टर लिखना है। तो सिंपल सी बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट में 3 है तो दिस इज़ ए वेक्टर, सो दिस कैन बी रिटन एज 3i + 4j + 5k। ये ऐसे लिखा जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो हम जनरली एक्स, वाई, जेड को अगर मैं लिखता हूँ एक जनरल तरीके से, मैं कोई एक वेक्टर लिखता हूँ तो एक वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ai कैप + bj कैप + ck कैप, एंड दिस इज माई 3D वेक्टर। 3 एक्सिस आ गए ना इसमें, तो इसको हम 3D वेक्टर कहते हैं। ये कौन सा वेक्टर है, 3D वेक्टर। ओके, अब हमारे पास अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं कि अगर इसमें मुझे मैग्नीट्यूड बतानी हो कि भाई यूनिट वेक्टर मेथड में तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर मेथड से मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, √a² + b² + c²। दैट्स सो सिंपल। और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास ना 2 तरीके। डायरेक्शन निकालने के बाद ध्यान रखना कि तुम्हारे पास 3D वेक्टर या 2D वेक्टर। फॉर 3D वेक्टर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं कि ए वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर की डायरेक्शन होता है। तो 3D वेक्टर में हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं और वो कितना होता है, ए कैप अपॉन में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मीन्स कि अगर तुमने ai कैप + bj कैप + ck कैप लिखा है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, √a² + b² + c²। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। बट द थिंग फॉर 2D इज़ डिफरेंट। फॉर 2D वेक्टर हम 2D वेक्टर में क्या हो सकता है, हम देखो एक प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन में अगर किसी की पोजीशन बतानी हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसमें एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर 2D वेक्टर डायरेक्शन इज़ गिवन बाय एंगल विद एक्सिस। हम एक्सिस के साथ एंगल के साथ बता देते हैं कि भाई 2D वेक्टर कितना होगा। ओके, तो ये तरीका है हमारे पास। तो अब हम ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एंगल बनाते हैं। सपोज वी हैव वेक्टर ए वेक्टर इज़ ai कैप + bj कैप। ओके, ये 2 ही वेक्टर होगा आपके पास, 2 ही डायरेक्शन होंगे हमारे पास। क्या कहते हैं, आई कैप या जे कैप, या आई कैप के कैप, जे कैप के कैप, ये 2 ही होगा। तो आपको हमेशा ना एंगल बनाना है। एंगल कैसे बनाते हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली अगर मैं इसको बोलूँगा √a² + b², ये चीज़ हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं tan अल्फ़ा। क्या यूज़ करते हैं, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसमें एक एक्सिस को बेस बनाओगे, एक एक्सिस को परपेंडिकुलर बनाओगे। तो अगर मैं परपेंडिकुलर y एक्सिस को बनाता हूँ तो b/a इज tan अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b/a। अब a किसका है, a किसकी कोफिशिएंट है, x एक्सिस के। तो मतलब ये एंगल किसके साथ मिला है, विद
एक्स एक्सिस। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे। और इसी टाइप से अगर मैं दूसरी साइड से बना लूँगा, टेन बीटा मान लेते हैं उसको, तो वो कितना हो जाएगा ए अपॉन बी। तो यानी बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी विथ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ ए बाई बी हो जाएगा। तो हमें जिस एक्सिस के साथ एंगल देना होगा उस एक्सिस के कोफिशिएंट को नीचे रख देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल तरीका है। तो भाई ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है यूनिट वेक्टर मेथड में। तो ये वाला हमारा यूनिट वेक्टर मेथड है। अब इसको चलो उन्हीं एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमने पहले रिप्रेजेंट किया है उससे हम यूनिट वेक्टर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसको करने का तरीका है कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पहले कन्वर्ट करना ही होगा कि आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके आ जाओ। तो याद रखना कि आपके अलजेब्रिक से आपको किस में आना है, ग्राफिकल में, फिर ग्राफिकल से यूनिट वेक्टर मेथड में आ सकते हो। और एक बार जब यूनिट वेक्टर मेथड में आ गए तो आपका सारा काम खत्म हो गया, वहाँ पे जाके चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर मेथड में अगर बात करता हूँ तो हमने क्या देखा है यूनिट वेक्टर मेथड में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, यही था ना हमारे पास। और इसका जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था दैट वाज समथिंग लाइक दिस। ओके, ये था हमारे पास, ये 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो हमारे पास एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक बात याद रखना, तो मैं वेक्टर से एक सवाल पूछना होगा, क्वेश्चन कि तोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये बहुत अच्छे से याद रखना जब भी तुम्हें यूनिट वेक्टर में जाना हो, या आगे भी कभी वेक्टर तुम्हें ऐसे मिलेगा तो तुम्हें ये सवाल पूछना ही होगा कि तोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब कब तोड़ना है कब छोड़ना है, इसका आंसर क्या है, आंसर भी याद रख लो भाई। अगर वेक्टर एक्सिस पे है, अगर वेक्टर एक्सिस पे है तो छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अगर वेक्टर एक्सिस पे नहीं है, तो तोड़ दिया जाए। बात समझ में आ गई कि अगर एक्सिस पे तो छोड़ देना और एक्सिस पे नहीं है तो तोड़ देना। तोड़ना कैसे, इस बात को मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला वाला मैं इस वाले वेक्टर को देखता हूँ। तो ये वाला वेक्टर जो है भाई, ये वाला वेक्टर तो एक्सिस पे, तो इसको छोड़ देना है। और कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है। तो मेरे पास सिंपली वेक्टर क्या लिख दूंगा मैं भाई, यहाँ पे ईजी तरीके से, ईजी पीजी में लिखा जाएगा भाई, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितनी, 5 किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के लिए हम आई कैप यूज़ करते हैं, दैट्स सो सिंपल। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप। ये आपका 5 आपका मैग्नीट्यूड बताएगा। यहाँ से देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, √a², दैट इज़ 5। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दैट इज इंक्लाइंड इन ईस्ट डायरेक्शन, सो इट इज़ 5 ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो दैट्स सो सिंपल। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला थोड़ा सा वो था जिसमें ये कुछ ऐसा था कि 10√2 इधर की तरफ था और ये कितना था, 45 डिग्री ये था। तो अब इसका क्या किया जाए। तो भाई ये एक्सिस पे तो नहीं है हमारे पास, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो अब ये एक्सिस पे तो नहीं है, तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो अब तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ने का तरीका है कि भाई आप इसको एक इस पे परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर डालो वाई एक्सिस पे। ओके, ठीक है भाई, ऐसे परपेंडिकुलर डालो तो एक वेक्टर आपका टूट के आएगा एक्स एक्सिस पे, एक वेक्टर टूट के आएगा वाई एक्सिस पे। तो इस बड़े वाले एक्सिस के ना हम कंपोनेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं दो एक्सिस पे इसके। ठीक है, और एक जाएगा एक्स एक्सिस और एक जाएगा वाई एक्सिस, कोई से भी एक्सिस पे ये टूट सकता है, बस अपने पास वाले पे ही टूटता है ये। ठीक है, और इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, जो हमारे पास जिसके साथ एंगल बन रहा है तो वो हमें बनेगा बेस। आपको पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास बेस जो बनता है वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इंटू में कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज इंटू में कॉस थीटा। तो अगर तुम इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में देखो तो ये वाला जो बना है ये बेस बना है क्योंकि एंगल इसके साथ बना है। तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है हमारे पास, ये कितना है 10√2 इंटू में कॉस थीटा, कॉस 45 इज़ 1/√2।
ओके। अब दूसरी तरफ देखो तो ये वाला जो है ये इतना हिस्सा है, वही इतना हिस्सा है, तो ये तो बना हमारे पास परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनियस इंटू में साइन थीटा। हाइपोटेनियस इज 10√2 एंड साइन 45 इज 1/√2, तो ये √2 कट गया, तो ये बच गया 10, और ये भी √2 कट गया, ये भी बच गया 10। तो हमारे पास ये जो वेक्टर मिला हमें, तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। तो फोर्स वेक्टर कितना मिला, तो एक्स एक्सिस में मिला है 10, तो 10 आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है प्लस, और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसलिए प्लस 10 जे कैप। तो भाई ये देखो, ये हमारे पास ये पूरा यूनिट वेक्टर मेथड में कन्वर्ट हो गया। अगर तुम इससे वापस चेक करना चाहो कि वापस हमारे पास 10√2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसकी डायरेक्शन 45 आ रही है नहीं आ रही है, तो इसको हम ईजिली चेक कर सकते हैं। जैसे ये 2D वेक्टर है, तो एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 + 100 दैट इज़ 200, और 200 में से 100 बाहर आ जाएगा, तो ये 10√2 आ गया, 10√2 न्यूटन। देखो इस वाले से हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ tan अल्फा यूज़ करते हैं, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, b/a, तो b इज़ 10 एंड a इज़ ऑल्सो 10, तो 10/10 इज़ 1, और अल्फ़ा 1 कब आ जाएगा, 10 में 1 कब आता है, 45 डिग्री, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया। तो भाई हमें वापस यहाँ से यहाँ आ सकते हो, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन में कभी भी कहीं से कहीं मूव कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब तीसरा वाला देखते हैं हमारे पास। तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला जो था वो कुछ ऐसा था कि ये यहाँ था, ये था, ये 8 मीटर था, और ये था एंगल 30 डिग्री। ओके, वापस इससे हम सवाल पूछेंगे कि भाई 1 सेकंड, 30 डिग्री बहुत ही अजीब बन गया, ठीक है। वापस इससे सवाल पूछेंगे कि भाई मार दिया जाए, तोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो भाई एक्सिस पे नहीं है तो इसको तोड़ दिया जाए। तोड़ने का तरीका क्या था, तोड़ने का तरीका था एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनेगा, एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनेगा, जो पास वाले होंगे, तो एक वेक्टर तो ये बन गया, एक वेक्टर ये बन गया, ये एंगल यहाँ पे बना है इस वाले एक्सिस के साथ, तो इसको कॉस मिलेगा, मतलब हाइपोटेनियस है 8 का, तो 8 इंटू में cos 30, और दूसरा वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास ये बोलेगा 8 इंटू में sin 30, तो एक को cos मिलता है, एक को sin मिलता है, और एंगल वही होता है जो यहाँ पे होता है। ये वाला एंगल यूज़ मत कर लेना कि इसके साथ sin के साथ दूसरा एंगल लगा दो ना, एंगल ये इसी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये इस ट्रायंगल के ही साइड्स है दोनों, ठीक है। तो हमारे पास 8 cos 30 कितना हो जाएगा, 8 इंटू cos 30 इज़ √3/2, तो ये आ गया हमारे पास 4√3, और यहाँ पे हो गया 8 sin 30 होता है हाफ, तो ये आ गया 4। ओके, तो हमारे पास अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो हमारे पास सिंपली क्या लिखूंगा मैं इसको, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, तो ये वाला जो 4√3 ये प्लस x एक्सिस पे यानी प्लस i कैप, तो 4√3 i कैप। ओके, अब हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास बनेगा किसमें, दूसरा वाला जो है वो है 4, और 4 कितना है, नेगेटिव y एक्सिस में, तो माइनस लिखेंगे, y एक्सिस में है तो हमारे पास लिखेंगे 4j कैप। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इससे वापस से हम वो चेक करते हैं कि मान लो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ क्या, तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 4√3 का होल स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ये बात याद रखना, यहाँ पे -4 का स्क्वायर जो होगा वो भी 4 ही 16 ही होने वाला, तो कोई बात नहीं, हम कभी साइन को लेते नहीं है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर इज़ √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 डैट इज़ 48 एंड -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया √64 एंड √64 इज़ 8 मीटर, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के लिए देखो, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्वाड्रेंट चूज़ करोगे, एंगल बाद में चूज़ कर लेंगे, पहले क्वाड्रेंट चूज़ करेंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें बोथ पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा होता है। तो हमारे पास जो मिला है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, मतलब ये जो वेक्टर बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। एंगल कितना होगा इसका, तो एंगल के लिए हमारे पास क्या बताया था, 2 एक्सिस हो तो tan अल्फा देखते हैं, और b/a, तो b हमारे पास कितना है, b इज़ परपेंडिकुलर डेट इज़ 4 और अपॉन में 4√3, सो ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया 1/√3, तो हमारे पास tan अल्फा कितना आ गया 1/√3, और अल्फ़ा हो जाएगा ये हमारे पास 30 डिग्री विद x एक्सिस। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या मिला है, मेरे पास मिला 8 मीटर एंड 30 डिग्री विद x एक्सिस इन फोर्थ
क्वाड्रेंट। ये मुझे डिटेल मिली उस यूनिट वेक्टर मेथड की रिप्रेजेंटेशन से। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस 8 मीटर का, तो ये भाई वैसा ही बन गया सेम। तो भाई हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आराम से आ गए। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज यूनिट वेक्टर मेथड। तो आज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर मेथड और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है। तो ये मेनली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और ये बिल्कुल बेसिक्स है। अगले क्लास में हम इसके कुछ एग्जांपल देंगे और इसको ऐड करना सीखेंगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।